आज के कार्यक्रम के कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे दीजिएगा। ऐसे मैंने आप लोगों को बता रखी है ये बात कि अब आप प्रत्येक दिन लिख दिया करिए और ये ना सोचिए कि मैं देख नहीं रहा हूं। कुछ लोग हैं जो लिखते हैं कि अब कब चुनोगे मेरी कुंडली, कितना इंतजार करूं। बिल्कुल निस्संदेह धैर्य रख लीजिए, पर अब प्रत्येक दिन लिखा करिए और प्रत्येक दिन का कार्यक्रम भी जरूर देखा करिए। और आज के कार्यक्रम में भी अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह जरूर लिखिए। AM PM का विशेष ख्याल रखेंगे, कोई एक सवाल लिखेंगे और कल का कार्यक्रम जरूर देख लीजिए। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के उस कार्यक्रम को लेकर के जहां मैं पिछली जन्म कुंडली यानी कि जो आपने कल कार्यक्रम देखा था उसके उसी चार्ट के लग्न, नवमांश और दशमांश के साथ आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए एप्लीकेशन तैयार करने वाला हूं, जहां आप लोगों को मेरे कार्यक्रम वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे तो भी मिल जाएगा, प्रत्येक दिन का पंचांग भी मिल जाएगा और कई सारी सुविधाएं उसमें, आप अपॉइंटमेंट से संबंधित सारी चीज़ें वहाँ डिटेल में आपको मिल जाएंगी। तो उस अभी थोड़ा वक्त है उसमें हालांकि, पर इस महीने के एंड तक वो मुझे लगता है कि वो लोग काम कर देंगे। वो एप्पल पे पता नहीं वो बोलते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, जो एप्पल पे भी हो जाता है और एंड्रॉयड पे भी हो जाता है, तो वो दोनों पे काम करेगा। उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई, चलिए आइए शुरू करते हैं। वो उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई थी, वो मैंने आपको बता दिया। अब विशेष बातें नहीं करूँगा उसके बारे में, अच्छी बात है। शुरू करें, आइए शुरू करते हैं। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। आरंभ में ही बता दूं कि कभी भी कुंडली दिखाने जाइए किसी से भी तो लग्न, नवमांश और दशमांश जरूर दिखाइएगा और प्रत्येक चार्ट तो जरूर दिखाना चाहिए। अगर सिर्फ लग्न कुंडली देखें तो ना, उस पर भरोसा नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। यहां से शुरू करते हैं। लग्न कुंडली में आपको मैंने कल बताई थी बात। अब नवमांश में एक बार सीधे लेके आता हूं। यहां मकर का लग्न बना नवमांश में और यहां पे वो पंचम भाव का प्रभाव दिखा रहा था। ये राशि लग्न कुंडली में पंचम भाव में बनी है, नवमांश कुंडली में वो लग्न में आ रही है। और जरा गौर करिए तो यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में बैठे थे, जो मूल नक्षत्र के थे। मंगल की दृष्टि, बुध की दृष्टि और गुरु की भी दृष्टि थी। ये स्थिति बहुत अच्छी थी। पर एक बात जो कि कुंडली में अब यहाँ पे नवमांश में लेके आता हूं, तो लग्न के अधिपति शनि जाकर के कहाँ बैठे, 12वें, और यहाँ के अधिपति गुरु जाकर के यहाँ आ रहे हैं। मतलब क्या दिखता है कि पंचम के अधिपति मंगल जाकर के जन्म कुंडली में यहां बैठे, मतलब पंचम भाव में चतुर्थ के अधिपति मंगल। तो तीन चीजें ध्यान दीजिएगा कि लग्न के अधिपति का 12वें जाना मतलब पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है और वो चूंकि मकर से प्रभावित होंगी तो थोड़ी न्यायप्रिय बोलेंगी, कटुवचन भाषी भी हो सकती हैं, कठोर बोलने वाली या बहुत ज्यादा कठोर भी हो सकती हैं। तो इस वजह से ये बात एक वैयक्तिक तौर पे ये बात दिखती है। व्ययात्मक हो सकती हैं, खर्चीली भी हो सकती हैं और दूर से संबंध भी आता हुआ देखा जा रहा है। दूसरी बात है, चतुर्थ भाव में बुध बैठे हैं मंगल की राशि में। अब ध्यान से समझिएगा, तो ये मंगल कहां बैठे, तो यहां के अधिपति होकर के पंचम भाव में, चतुर्थ का अधिपति पंचम में। मतलब ये बात तो पक्के तौर पे सिद्ध हो रही है यहां पे भी कि व्यक्ति का दांपत्य का सुख या कुटुंब का सुख, घर का सुख, वाहन का सुख, भवन का सुख और जीवन के समस्त सांसारिक सुखों का व्यक्ति भोगता होगा। क्योंकि लग्नेश ही जब सुख भाव को देखेंगे और चंद्रमा जब यहां मजबूत होकर के बैठेगा, क्योंकि उस राशि का अधिपति उसे देख रहा है मित्र की राशि में बैठ करके। गुरु के मित्र होते हैं ना सूर्य। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि आप जब बोलते हैं तो सिर्फ देखने में अच्छा लगता है पर समझ में नहीं आती हैं चीजें, तो ये मत कहा करिए। देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए तो समझ में भी आना चाहिए। जैसे मैं क्या बोल रहा था कि चतुर्थ भाव में मंगल की राशि बनी, ध्यान से, मंगल की राशि बनी और वो मंगल चले गए पंचम भाव में। तो ये योग अच्छा बना क्योंकि केंद्र का अधिपति था, त्रिकोण में बैठ गया। और वहां पे कौन बैठा, तो भाग्य भाव के अधिपति। आपके जिस भाव में जो ग्रह बैठा है वो किसी अच्छे भाव का अधिपति है कि नहीं, तो जरा देख लेना चाहिए। अब पता चला कि यहां पे किसी अच्छे भाव का अधिपति नहीं बैठेगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना ये बात, क्योंकि वो एक अच्छे और सुस्पष्ट और बेहतर भाव का अधिपति है। बुध जन्म कुंडली में भाग्य भाव का अधिपति है और वहां पे चार ग्रह चतुर्ग्रही योग लगा रहे हैं, जो कि सूर्य बैठे हैं जो कि अष्टम भाव के अधिपति हैं। पर यह चर्चा बाद में करूंगा। पर यहां पे बुध के बैठ जाने मात्र से, यहां पे बुध की दृष्टि पड़ जाने मात्र से व्यक्ति की पत्नी चंचल, विद्वान, पढ़ी लिखी, समझदार,
तार्किक और चंचल नेत्रों की आने वाली हो सकती हैं। बुध है यहां पे शुभग्रह होकर के बैठा है, भाग्य भाव का अधिपति होकर के बैठा है। अरे भाई यहां 10 नंबर दिखेगा तो यहां 6 ही लिखेगा ना, यहां पे 10 नंबर दिखेगा तो यहां 6, अगर मैं इसको नवमांश मानूं तो 6 7 8 9 10, तो बस यही बात है। यहां पे पता नहीं आप लोगों को दिख रही है चीजें कि नहीं, पर यहां पे 6 नंबर लिखा है, तो यहां के अधिपति होकर के केंद्र में आ गए। ये सुख का योग बनाते हैं, दाम्पत्य का ही नहीं, हमेशा और हर प्रकार का। व्यक्ति की पत्नी जो आएंगी वो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाली आएंगी और धार्मिक भी आएंगी। तो ये बात भी जानने वाली है कि आपके दाम्पत्य में जो सूत्र बंधने वाले हैं जीवन में, उसमें पत्नी का रोल कितना महत्वपूर्ण है और उसके आने के बाद भाग्य को बल कितना मिल रहा है। और नहीं तो फिर कई बार एक बात और है, कल मैं मंदिर जा रहा था, थोड़ी सी चर्चा आपको विषयांतर करके एक बात बताता हूं, जरा आप लोग बताइएगा कि मैं कितना सही हूं। कल मंदिर जा रहा था तो रास्ते में एक बात दिमाग में आ रही थी कि प्रेम विवाह क्यों आया था। वो इसलिए आया था क्योंकि हमारे पूर्वज ये अब मानने लगे थे या मानने लगे हैं कि अब हमारी योग्यता उतनी नहीं है कि हम अपने बेटे और बेटियों के लिए वर सही तरीके से उसके जैसा ढूंढ सके। बात तो सही है। तो उसके लिए उन्होंने क्या कही, एक ऑप्शन दे दिया कि चलो भाई तू अगर पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो अपने लिए तू खुद से ही वर और वधू ढूंढ ले। पर अफसोस कि वो भी असफल हो रहा है, क्योंकि जिस अवस्था में व्यक्ति को प्रेम होना चाहिए उस अवस्था में होता नहीं है। और जब तक व्यक्ति की अवस्था प्रेम करने की होती है तब तक वो रोजगार के जुगाड़ में जुटा रहता है और महत्वाकांक्षा इतनी माथे पे सवार होती है कि कुछ भी उसको ढूंढता ही नहीं है और मिलता ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमारे माता पिता ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ वर और वधू ढूंढ सकते हैं और कोई भी नहीं। और ये बात पक्के तौर पे साबित होती है क्योंकि आप जरा नजर उठा करके अपने आसपास के लोगों को देख लो कि वो कितने सफल और सुखद हैं। और अगर वो सफल और सुखद जी रहे हैं तो कब तक, और उनको पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं मिला तो उसकी भरपाई कौन कर रहा है। पक्की बात है, विचार करने वाली है, जिसको कि समझना चाहिए। यहां पे सूर्य, शुक्र, गुरु और केतु बैठे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण होगा क्योंकि सूर्य भाग्य भाव में बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं नीच के, पर कोई बात नहीं है, वहां का अधिपति केंद्र में जा रहा है, पर यह बात अच्छी होगी। दाम्पत्य व्यक्ति का ठीक होगा क्योंकि यहां भी केंद्र का अधिपति शुक्र पीछे जा रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में पत्नी के आने के बाद हो सकता है कि ऊहापोह वाली स्थितियों में व्यक्ति गुजरे, और कई बार व्यक्ति के जीवन में जैसे ही पत्नी का आगमन होता है व्यक्ति के खर्च में वृद्धि भी होगी, और वो तो होती ही है, पर कैसे खर्च, मानसिक खर्च की वृद्धि होती है। और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफर आदि में या जगह के बदलाव का भी एक अलग तरीके का दबाव काम करेगा। व्यक्ति बदलना चाहता है, हो सकता है कि जगह परिवर्तन करने का योग उसी समय जाहिर हो जाए और दिख भी जाए। नवमांस में पंचम भाव पे मंगल और चंद्रमा बैठे हैं, ये बहुत अच्छा होता है जहां चंद्रमा उच्च के भी हैं, और ये श्रेष्ठ है स्तुति। व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख, दाम्पत्य का सुख, लाड का सुख, प्यार भी है और सौहार्द भी रहेगा। ये सारी चीजें व्यक्ति के जीवन में मिलने वाली दिख रही हैं। क्योंकि लग्न खाली होने के बावजूद अगर लग्न को देखते हैं तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, पर नीच की पड़ रही है, तो व्यक्ति की पत्नी हो सकता है पेट से संबंधित समस्या या रोग से युक्त हो सकती है। अष्टम भाव पे गुरु की सूर्य की राशि बनी है, वो भाग्य में बैठे हैं गुरु के साथ, जहां गुरु की नीच की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। लग्न का अधिपति मांसपेशियों का दर्द दे सकता है, कंधे कमर घुटने आदि का समस्या बनना आम बात हो सकती है, ये सीधे साधारण सी बात होगी। राहु है यहां, और राहु का प्रभाव पंचम भाव पे, यहां पे पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पे भी जा रही है। यहां के अधिपति होकर के चंद्रमा अगर सप्तम में आ रहे हो या पंचम में जा रहे हो, या पंचम के अधिपति सप्तम में जाते हो, दाम्पत्य में प्रेम तो रखते हैं, पर कई बार जब भी व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा में सूर्य या सूर्य की दशा में जब गुरु आए, या सूर्य की दशा में जब राहु केतु का संबंध बनेगा, या राहु में जब चंद्रमा आएंगे, या राहु में जब केतु की दशा चलेगी, तो दाम्पत्य में ऊपर नीचे वाली स्थितियां होती हैं जहां व्यक्ति को बैलेंस करना होगा। दाम्पत्य के बाद या दशम लग्न के बाद नवमांस की चर्चा करने के बाद दशमांश पे आता हूं। लग्न का अधिपति बुध, वो जाकर के अष्टम में बैठा और गुरु नीच के वहां पे है चंद्रमा के साथ। मन भटकेगा और समस्याएं भी जीवन में आएंगी कर्म क्षेत्र में, बाकी के अन्य क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा, पर कर्म क्षेत्र में चूंकि लग्न के अधिपति अष्टम में नीच के गुरु और चंद्रमा के साथ है तो मन भटकेगा, बदलाव ढूंढेगा। और चूंकि यहां चंद्रमा बैठा है तो यह बात
बहुत भी ज़्यादा, और बुध देख रहे हैं, तो चंचलात्मक दो ग्रह अगर प्रभाव डालेंगे लग्न में, केंद्र में, दोनों शुभ ग्रह हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संतुलन पैदा करना चाहिए, बदलाव जल्दी से नहीं करना चाहिए, और कभी भी कोई निर्णय लेना हो तो मकर या शनि या जब कभी भी चंद्रमा की दशा हो तो थोड़ा रुक जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की कुंडली में अगर मैं देखता हूं तो मंगल दसम स्थान को देख रहे हैं, जो उनकी मित्र की राशि है, यहां का अधिपति अष्टम में बैठा है नीच का होकर के, यह चीज ठीक नहीं है। व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र पे पूरा फोकस देना होगा। हालांकि वो मंगल है जो कि देख रहा है, जो कि व्यक्ति को अकर्मण्य नहीं बनने देगा, पर फिर भी उसमें पारदर्शिता की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य और शनि केतु के साथ बैठे हैं। तो कर्म क्षेत्र में कभी कभी जब भी सूर्य की दशा चलेगी, शनि की दशा जब भी चलेगी, सूर्य में शनि चलें या फिर यहाँ पे सूर्य में शुक्र चलें या फिर जब भी शनि में या फिर शनि में गुरु का अंतर चले, तो ऐसे जब भी संबंध आएंगे तो व्यक्ति को अपने बॉस के साथ झगड़ों को निपटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और अगर हो सके तो वहां से निकल जाना चाहिए। प्रमोशन वगैरह के चांस हैं व्यक्ति की कुंडली में, क्योंकि मंगल यहाँ के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं, तृतीय भाव के अधिपति मंगल भी लग्न में जा रहे हैं, तो व्यक्ति को प्रमोशन भी मिलेगा। व्यक्ति को आगे प्रमोशन का प्रयास भी कर लेना चाहिए। कर्म क्षेत्र भी ठीक देख रहा हूं, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, पर हाँ, लग्न के अधिपति अष्टम में, गुरु नीच के, व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर होगा, प्रभाव क्षेत्र कमजोर होता है, व्यक्ति को कई बार सिर्फ मुंह ताकने वाला भी बना देता है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब बात आपकी कुंडली में एक बार मैं ग्रह दशा पे कर देता हूं कि कौन से ग्रह की दशा कैसी जाएगी। सूर्य की दशा सामान्यतया थोड़ी कमजोर भी जाएगी, चंद्रमा की दशा ठीक जाएगी पर उतनी अच्छी नहीं, मंगल की दशा बहुत ज्यादा अच्छी जाएगी उस समय, पर फिर भी थोड़ी सी समस्या बनेगी, पर उनकी दशा में उनका प्राबल्य ज्यादा रहेगा। मतलब यहां का वो फल भी करेंगे और यहां का भी फल करेंगे, मेहनत कराएंगे, एक्स्ट्रा जो है वो एफर्ट लगाना पड़ता है, पराक्रम बढ़ जाता है और व्यक्ति के कार्य क्षेत्र की स्थिति मजबूत हो जाती है। बुध की स्थिति ठीक रहेगी, बुध दशा में अच्छा परिणाम देंगे। गुरु की दशा व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ज्यादा बेहतर। शुक्र की दशा भी अच्छी रहेगी। शनि, राहु और केतु की दशाओं में शनि की दशा कमजोर जाएगी, मतलब ये व्यक्ति को परेशान करने वाली हो सकती है। राहु और केतु की दशाएं भी सामान्यतया ठीक ठाक जाएंगी, क्योंकि राहु यहां बैठे हैं, सूर्य के साथ उनका कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी राहु की दशा आए तो व्यक्ति को लाभ के लिए बहुत ज्यादा लालच पैदा नहीं करनी चाहिए और कोई भी नया बैलेंस इकट्ठा करने से बचाना चाहिए। व्यक्ति को जो चीजें पुरानी छूटी हुई हो उसी को रिपेयर करना चाहिए। लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके जीवन जीना चाहिए। कोई नया काम, नया पार्टनरशिप, कोई नया व्यवसाय, कोई नया इन्वेस्टमेंट करने से रुक जाना चाहिए। हालांकि ये लंबी दशा होती है, पर उसमें अंतर को देखना होगा। जैसे अगर राहु में जब भी बुध की दशा चले तो रुक जाए, राहु में जब भी अगर मंगल की दशा चले तो काम कर सकते हैं, राहु में जब भी मंगल की दशा चलेगी तो काम करेगा और लाभ भी होगा। राहु में शुक्र की दशा अच्छी चलेगी, धनदायक होगी, पर उस समय धन खर्च होने की स्थितियां भी बनती रहती हैं। राहु में शनि की दशा नुकसानदायक हो सकती है। ये बातें और मानसिक भ्रम को पैदा करने वाली होती हैं। अब तो बात खत्म होगी। संतान के बारे में एक बार चर्चा कर लेता हूं। आपकी कुंडली में D7 की बात अगर करता हूं तो लग्न में सूर्य हैं और मंगल भी चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। यहां पे मीन लग्न की कुंडली बनती है D7 चार्ट में, यहीं पे गुरु बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सूर्य बैठे हैं तो ये अच्छी बात है। मंगल यहां बैठे हैं, पर यहां पे राहु बैठे हैं पंचम भाव में कर्क राशि के होकर के, थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहां पे हालांकि चंद्रमा की स्थिति है पर राहु केतु का भी प्रभाव है, तो स्त्री संतति होने के खतरे कई बार ज्यादा होते हैं, या फिर खतरा नहीं उसे कहा जा सकता, स्त्री संततियों का व्यक्ति पिता ज्यादा बनता है। पर एक बात और बता देता हूं कि जन्म कुंडली में मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव पे है D7 चार्ट में, ये व्यक्ति को पुत्र का सुख देता है, पर द्वितीय संतति से सुख ज्यादा मिलता है। ये बात भी देखने को मिल रही है। ये आपकी कुंडली थी। लग्न बताया था मैंने, नवमांश बताया, दशमांश बताया, D7 चार्ट बताया। अब एक बात और, आपकी कुंडली में मैं होरा वर्ग देख लेता हूं, तो आपकी कुंडली के आधार पर या द्वादशांश या फिर षोडशांश भी देख रहा हूं, तो व्यक्ति को संपत्ति का सुख है, धन का सुख है, ऐश्वर्य भी है, प्राप्ति भी है, और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी है। माता पिता का भी प्रभाव मैं अच्छा ही देख रहा हूं, पर पिता के स्वास्थ्य को या पिता का नुकसान में ज्यादा देख रहा हूं। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि D12 चार्ट में पिता भाव में शनि बैठे हैं, जहां के अधिपति चंद्रमा भी जन्म कुंडली में राहु केतु के प्रभाव में हैं, उनसे केंद्र में आ रहे हैं और सूर्य नीच के हो रहे हैं। यह बात यहां तक बनती है। अब आपकी कुंडली में सबसे बलवान राशि कौन सी है? सबसे बलवान राशि आपकी कुंडली में जो बन रही है
वो धनु राशि बन रही है। और सबसे अच्छा अगर कोई प्लैनेट बन रहा है या कोई अच्छी राशि आपके लिए जो हो सकती है तो वो चंद्रमा की राशि आपके लिए सबसे अच्छी जो राशि होगी, जो व्यक्ति आपके लिए शुद्ध और अच्छा साबित हो सकता है, वो कर्क राशि और दूसरी वृषभ राशि। ये दो राशियां आपके व्यवसाय के लिए, अगर दुकान खोलना हो, कोई काम करना हो, तो ये दो राशियों से आप लाभ ले सकते हैं। विवाह अगर नहीं हुई है आपकी, हालांकि आपसे मेरी आज भी बात नहीं हुई, तो फिर भी उत्तर दिशा की तरफ आपको विवाह के लिए निकल जाना चाहिए। और अगर कोई जातिका जो वृषभ राशि की हो या कर्क राशि की हो, या फिर कर्क राशि भी बन रही है और एक राशि और बनती है धनु राशि, अगर इन राशियों से अगर कोई जातिका है तो विवाह कर सकते हैं। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करूं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।